एक तरह से चैलेंज दिया भारतीय लोगों को कि भारतीय लोग संविधान अपना नहीं बना सकता है। तो डोमिनियन स्टेटस का ये शुरू से ही भगत सिंह विरोध कर रहे थे कि नहीं चाहिए ही नहीं। कांग्रेस के यंगस्टर भगत सिंह को फॉलो करने लगे थे कहीं ना कहीं, है ना। देश अलग विचारधारा में जा रहा था कि नहीं लेंगे तो पूर्ण स्वराज, आधा अधूरा आजादी नहीं लेंगे। जय हिंद। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि साइमन कमीशन हमारे देश में आया था, तो कैसे हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया था। उसका कारण क्या था? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, उस समय याद रखिएगा एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? बिरकेनहेड। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब नेहरू नाम से लग रहा है अच्छा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लगता है बनाया गया, नहीं जवाहरलाल नेहरू नहीं, इसमें मोतीलाल नेहरू इन्वॉल्व होते। ठीक है ना, ये भी साइमन कमीशन की तरह एक टीम है जिसका काम है कि भाई एक संविधान का एक स्ट्रक्चर, एक ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है ना, वही नेहरू रिपोर्ट होता है। हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के पीछे इसका क्या कारण है, नेहरू रिपोर्ट आने का बैकग्राउंड। पहला चीज, साइमन आयोग का बहिष्कार। भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का बाइकआउट किया था 1928 में, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये चैलेंज दिया था हम लोग को, जो बिरकेनहेड था, भारतीय लोगों को चुनौती दिया कि देख भाई साइमन कमीशन आता तो तुम लोगों को क्या संविधान में क्या जरूरी है क्या नहीं, वो आके बनाता, तुम लोगों को थोड़ी ना संविधान बनाने आता है। यानी एक तरह से चैलेंज दिया भारतीय लोगों को कि भारतीय लोग संविधान अपना नहीं बना सकता है। बस इसी चैलेंज को भारतीय लोगों ने एक्सेप्ट किया कि अच्छा ठीक है नहीं बना सकते, देखो हम बना के तुमको दिखाते हैं। और इसी गुस्सा में उसने फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन यानी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ। सर्वदलीय सम्मेलन मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी, उस समय कांग्रेस था, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सभी पार्टी लोग मिल करके एक मीटिंग किया। और उस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि एक कमेटी का गठन होगा, एक समिति बनाया जाएगा, यानी एक टीम, 8 सदस्यीय टीम बनेगा, यानी 8 लोग मेंबर रहेंगे। उन 8 का जो चेयरमैन होगा या अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कह लीजिए, वो मोतीलाल नेहरू रहेंगे। काम क्या होगा इस टीम का? तो इस टीम का मुख्य काम होगा एक संविधान का प्रारूप तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, याद रखिएगा फरवरी 1928 में दिल्ली में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, 8 गो सदस्य का गठन हुआ, यानी वहीं पर टीम बना दिया गया और ड्यूटी दिया गया कि जल्द से जल्द हमको संविधान का प्रारूप तैयार कर लेना है। चलिए अगला, अगस्त 1928 में रिपोर्ट बनके तैयार हो गया। हालांकि रिपोर्ट देने का डेट जुलाई ही था, लेकिन बनाते बनाते 1 महीना लेट हो गया। तो अगस्त 1928 में इस टीम ने, यानी ये टीम 8 सदस्यीय कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष कौन? इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना, क्या बना दिया इन लोगों ने? नेहरू रिपोर्ट बना दिया। इस पूरे ड्राफ्ट को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिश था, क्या क्या मुख्य बात था, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेहरू रिपोर्ट में मुख्य सिफारिश से जो प्रोविजंस था, पहला डिमांड कि देखो भाई, पहला तो भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, औपनिवेशिक स्वराज। यानी इन लोगों का अंग्रेजों से डिमांड है, यानी भारतीय लोगों का अंग्रेजों से ये डिमांड है कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो कहा कि सबसे पहले तो भारत को औपनिवेशिक स्वराज घोषित किया जाए, यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए। अब इसका मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हो गया राजगद्दी पर हम बैठेंगे, शासन अपने हिसाब से हम चलाएंगे, ठीक है, लेकिन जो देश का हेड होगा, जो रियल कंट्रोलर होगा, वो ब्रिटिश होगा। आधी आजादी इसको हम लोग कह सकते हैं ना, हाफ फ्रीडम। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता है कि जो छोटा छोटा कानून बनाने का मुद्दा है वो हम रखेंगे और मेन चीज आप रखिए। ठीक है, ये इसका मतलब ये भी होता है। तो औपनिवेशिक स्वराज का मतलब समझिए फिर से एक बार कि ये आधा आजादी हुआ कि राजगद्दी पर तो भारतीय बैठेगा, लेकिन वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा? देश, पूरा नेशन, तो ब्रिटिश के द्वारा। यानी ये आधा अधूरा आजादी सब मांग रहा है। चलिए, तो पहला डोमिनियन स्टेटस का मांग किया। दूसरा कहा मौलिक अधिकार दिया जाए। ठीक है ना, मौलिक अधिकार तो जानते ही हैं, फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, यानी सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाए, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी चीज उसको दिया जाए, समानता का अधिकार। ठीक है, तीसरा मताधिकार, वोटिंग राइट्स दिया जाए सभी को, मेन को, वुमेन को, बराबर होना चाहिए, सबको मताधिकार मिलना चाहिए। चलिए भाई देखिए सब कैसन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। चौथा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट हो, यानी राज्य, सेकुलर स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ धर्महीन राज्य। ठीक है, सेकुलर स्टेट का मतलब ये हो गया कि राज्य जो है किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करेगा, यानी स्टेट या कंट्री जो है अपना एक धर्म को फॉलो नहीं करेगा, और सभी लोगों को ये स्वतंत्रता दी जाएगी कि आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, ये आपकी मर्जी, यानी आप कोई भी धर्म अपना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो बनना है बन जाइए, लेकिन स्टेट का भी कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत का भी ऐसी है। ठीक है ना, चलिए तो ये 4 हो गया।
पांचवा चीज, यानी सब नेहरू रिपोर्ट में याद रखेगा। नेहरू रिपोर्ट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या क्या इसमें सिफारिश था नेहरू रिपोर्ट का, या क्या क्या डिमांड था इसमें, चलिए पांचवा, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी विधायिका जो कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको नियंत्रित करेगी, ठीक है ना। और कोई भी संघर्ष उसके बीच होता है तो नियंत्रित करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बनेगा। छठा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त किया जाए, सेपरेट इलेक्ट्रोट को समाप्त करने के लिए कहा गया। मतलब क्या होता है इसका सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिंदू का जनसंख्या ज्यादा है किसी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए कि हिंदू का जनसंख्या ज्यादा, तो वहां का नेता हिंदू ही रहेगा। किसी एरिया में मुस्लिम का जनसंख्या ज्यादा है तो वहां का नेता यानी चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही होगा, ठीक है ना। तो ये था, तो ये तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटेन जानबूझ के हम लोगों पे थोपा था, है ना, जानबूझ के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाए हुए था, है ना, सेपरेट इलेक्ट्रोड, मुस्लिम का अलग रहेगा, हिंदू का अलग रहेगा, ये सब अपने में भिड़ते रहेगा, और रियल चीज स्वतंत्रता है वो कभी डिमांडे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने यानी कि भारतीय लोगों ने क्या किया, नेहरू कमेटी, ये जो कमेटी है 8 सदस्यीय, इन लोगों ने ये डिमांड किया कि सेपरेट इलेक्ट्रोड यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को खत्म किया जाए, सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए, ठीक है ना, यानी कि ये जो कॉम्युनल इलेक्शन सिस्टम है इसको खत्म कर दिया जाए, है ना। तो क्योंकि ये जो है बांट रहा था हिंदू मुस्लिम सबको धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांट रहा था, है ना। रिजर्वेशन का सपोर्ट किया था कि ठीक है हम कुछ आरक्षण देंगे लेकिन अलग अलग वाली व्यवस्था नहीं रहेगी, ठीक है। सातवां, संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम होगा। अगर देश आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, डोमिनियन स्टेटस देते हैं तो हम संघीय प्रणाली अपनाएंगे। फेडरल सिस्टम क्या होता है, 9 में भी आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा ही होगा। फेडरल सिस्टम क्या है, तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहां सरकार सिर्फ केंद्र से न चलाकर राज्य और उसके इकाइयों द्वारा भी चलाया जाता है, यानी कि खाली सेंटर में हम बैठ के प्रधानमंत्री अब पूरा देश को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सब लोग मिलकर चलाएगा। कैसे, स्टेट के लिए हमारे यहाँ अलग है, सेंटर के लिए अलग है, लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ अलग है, यानी पावर बटा हुआ है ताकि सबके पास कुछ ना कुछ अधिकार रहेगा, है ना, और एक दूसरे का पावर छीन नहीं सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोनों को राइट्स दिया है। जैसे मान लीजिए सीएम है, पीएम है, तो सीएम का जो अधिकार है वो पीएम थोड़े छीन लेगा, नहीं, इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और अगर संघर्ष हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठा ही हुआ। तो फेडरल सिस्टम यानी संघीय प्रणाली होगा जहां केंद्र और राज्य दोहरी सरकार काम करेगी, ठीक है। तो ये था टोटल नेहरू रिपोर्ट। चलिए, तो नेहरू रिपोर्ट हम लोगों ने देख लिया। नेहरू रिपोर्ट को उतना वैल्यू वायसराय इरविन जो उस समय था उसने वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब कांग्रेस का रुख मुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है याद होगा आप लोग को, अभी हमने क्या पढ़ा कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, यानी आधी स्वतंत्रता, ठीक है ना। डोमिनियन स्टेटस की ले भाई, नियम कानून सब तेरा रहेगा, सब तू बनाना, तू कंट्रोल करना, राजगद्दी पे हम बैठेंगे, कुछ ऐसा था डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस से डिमांड चेंज होके आएगा पूर्ण स्वराज, अपोजिट नहीं, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट फ्रीडम। ये कांग्रेस का डिमांड हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ऐसा कैसे टर्न हो गया, है ना। टर्न होने का देखिए रूट कुछ है, रूट है हमारे जड़ जो है शहीद भगत सिंह, ठीक है। शहीद भगत सिंह जो HSRA पार्टी से बिलोंग करते थे, इनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, जिसके मुख्य हेड उस समय चंद्रशेखर आजाद भी, भगत सिंह और भी बहुत सारे क्रांतिकारी, बटुकेश्वर दत्त भी इसी में थे, ठीक है। तो ये लोग मिलकर उस पार्टी को चला रहे थे। इन लोगों ने जब सुना कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी तो ये लोग ऑलरेडी इस बात का विरोध कर रहे थे। HSRA पार्टी इस बात से सहमत नहीं था कि डोमिनियन स्टेटस भारत को मिले। उन्होंने कहा, इन लोगों का कहना था कि अगर हम एक बार डोमिनियन स्टेटस ले लिए तो फिर एगो अलग संघर्ष करना पड़ेगा कि हमको पूर्ण स्वराज दीजिए, है ना। जब अंग्रेज पूरी तरह से भाग ही नहीं रहे तो ये आधा आजादी का क्या लेना देना, है ना। तो डोमिनियन स्टेटस का ये शुरू से ही भगत सिंह विरोध कर रहे थे कि नहीं, चाहिए ही नहीं, चाहिए तो भाई कंप्लीट फ्रीडम। और इस बात से जो देश के यंगस्टर थे, जो युवा वर्ग थे, वो लोग काफी प्रभावित हो रहे थे, ठीक है ना। लोग यानी कि इवन जो कांग्रेस पार्टी का फॉलोअर था वो भी अपना पार्टी के विचारधारा को छोड़ करके भगत सिंह का फॉलोअर बनते जा रहा था। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या था उनका, वही पूर्ण स्वराज का समर्थक थे। बाद में नेहरू ने भी अपने पार्टी के पॉलिसी चेंज किया। हुआ क्या था, तो 31 अक्टूबर 1929 को जो इरविन था, इरविन ने क्या किया, डोमिनियन स्टेटस की घोषणा कर दी नहीं, सिर्फ डिक्लेरेशन किया कि हाँ भारत को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। कब देंगे, क्या होगा, क्या नियम कानून प्रावधान होगा, कुछ अता पता नहीं, सिर्फ कहा हाँ ठीक है दे देंगे, ठीक है ना।
इसी बात से नेहरू को लगा कि नहीं, अब डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उधर यंगस्टर जो है, कांग्रेस के यंगस्टर भगत सिंह को फॉलो करने लगे थे कहीं ना कहीं, है ना। देश अलग विचारधारा में जा रहा था कि नहीं लेंगे तो पूर्ण स्वराज, आधा अधूरा आजादी नहीं लेंगे, ठीक है। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने क्या किया, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन मतलब होता है मीटिंग, हर साल दिसंबर में मीटिंग होता ही था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। जहां पे युवा वर्ग को ज्यादा वैल्यू दिया गया इस बार, है ना। जो जनरली जो उम्रदराज लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, नेता लोग, उन लोग का ज्यादा वैल्यू होता है। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस पार्टी युवाओं को ज्यादा वैल्यू दे रही है, और युवाओं का मुख्य डिमांड कहां मुड़ चुका था, है ना, पूर्ण स्वराज। ऑलरेडी ये पार्टी, ये युवा वर्ग जो था, यंगस्टर जो था, कहीं ना कहीं भगत सिंह से प्रभावित हो रहा था, ठीक है। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, और इसी अधिवेशन में उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया कि अब अंग्रेजों से हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट फ्रीडम, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। यानी यहां हम जो है डोमिनियन स्टेटस पहले मांगते हैं, डोमिनियन स्टेटस मिला ही नहीं है कि हम लोग अपना डिमांड चेंज कर दिया, एटीट्यूड चेंज, है ना। रीजन शहीद भगत सिंह कि नहीं भाई चाहिए ही नहीं, हमको भीख नहीं चाहिए, चाहिए तो कंप्लीट फ्रीडम, नहीं तो नहीं चाहिए। तो वही 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, ठीक है ना। रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया और झंडा फहरा के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, है ना। यानी डिमांड किया कि नहीं हम पूर्ण स्वराज हम लेकर रहेंगे, और स्वतंत्रता की भी घोषणा कर दी, है ना। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इस बात की भी घोषणा कर दी। यानी याद रखिएगा ये दोनों डेट। 31 दिसंबर को नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया रावी नदी के किनारे, है ना, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के, और यह प्रण लिया कि हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करके ही रहेंगे। और उसके ठीक कुछ दिन बाद, यानी लगभग महीने भर बाद, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, यानी स्वाधीनता दिवस भी कहते हैं, या इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया कि तब से हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा यही कारण है, यही ऐतिहासिक कारण है। हमारा संविधान पे आते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। ये टॉपिक तो हो गया पूर्ण स्वराज की। संविधान हमारा कब बना था, तो नवंबर में ही तैयार हो गया था, ठीक है ना, 26 नवंबर को तैयार हो गया था। लेकिन हम लोग 2 महीना वेट किए थे, 26 जनवरी 1949 को लागू किए। तो ये जो 2 महीने का जो गैप है कि 26 नवंबर को हम लोगों ने संविधान बनाया, लेकिन लागू कौन से दिन को किया था, 26 जनवरी, ठीक 2 महीना बाद। क्या कारण है, तो बस नेहरू ने सोचा था कि इस ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए इतिहास बना दिया जाए, इसीलिए 26 जनवरी तक वेट किया गया और तब संविधान लागू किया गया। यानी तब से लेकर 26 जनवरी का इतिहास 1930 से ही है। इसीलिए हम लोग 2 महीना, क्वेश्चन आता भी है कि हम लोग संविधान तो लागू हुआ था बन गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू होने में 2 महीना की देरी क्यों हुई थी, तो इसलिए देरी हुई थी क्योंकि नेहरू ने इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने का कोशिश किया था, ठीक है ना, कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग शुरू से मनाते आ रहे हैं, तो चलिए इसी दिन पे हम लोग संविधान दिवस भी रख देते हैं, इसी दिन से संविधान लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूर्ण स्वराज। चलिए अब हम लोग गांधी जी को एक्टिव करेंगे, अब वो आएंगे, ठीक है ना। याद है 1922 के बाद गांधी जी अभी तक सक्रिय रूप से भाग नहीं लिए, वो चुपचाप बैठ के ये सब देख रहे थे। अब गांधी जी के एंट्री का टाइम होगा, है ना। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।